अर्थशास्त्र। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार सृजन एवं संसाधनों की गतिशीलता जैसे लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। राजकोषीय नीति कर एवं कराधान, सार्वजनिक व्यय एवं ऋण जैसे उपकरणों की सहायता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। इस नीति का निर्माण तथा क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस नीति को आय एवं व्यय नीति, बजटीय नीति तथा कराधान नीति के नाम से भी जाना जाता है। राजकोषीय नीति राष्ट्र की विकास रणनीति के केंद्र में रहती है। एक राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राजकोषीय नीति का प्रमुख योगदान होता है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य। नंबर 1, संसाधनों की गतिशीलता। सरकार अपनी नीतियों के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र के बीच संतुलन को बनाने का प्रयास करते हुए अपने सभी संसाधनों में गतिशीलता लाने का प्रयास करती है। नंबर 2, सामाजिक न्याय। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार कर नीति को लागू करती है, जिसके द्वारा उच्च वर्ग से अधिक कर तथा गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों से कम अथवा कोई कर नहीं लिया जाता है, जिससे समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। मूल्य स्थिरता। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, परंतु मूल्य स्थिरता को बनाए रखना राजकोषीय नीति का भी उद्देश्य है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। नंबर 4, पूर्ण रोजगार सृजन। अपने सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं राष्ट्र की बेरोजगारी दर को कम से कम रखना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाते समय रोजगार सृजन को ध्यान में रखती है। केवल मुनाफे को ही नहीं, उदाहरण के लिए मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा। नंबर 5, भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अपने राष्ट्र के आयात एवं निर्यात में भुगतान संतुलन बनाए रखती है, जिससे कि राष्ट्र का विकास संतुलित संभव हो सके। राजकोषीय नीति के उपकरण। नंबर 1, कर एवं कराधान। कर ही राष्ट्र की आय का मुख्य स्रोत है एवं कराधान नीति के द्वारा एक प्रकार से सरकार राष्ट्र की आय को निर्धारित करती है। करों को निर्धारित करके सामाजिक न्याय एवं संतुलित विकास जैसे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। नंबर 2, सार्वजनिक व्यय। सरकार सार्वजनिक व्यय की घोषणा करके आने वाले साल के लिए अपने खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है। उससे यह पता चलता है कि सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करने वाली है। नंबर 3, सार्वजनिक ऋण। सरकार सदा ही मुनाफे में नहीं रहती है। जब कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में घाटे का वित्त पोषण करने के लिए सार्वजनिक ऋण दिया जाता है। सरकारें सार्वजनिक ऋण 2 प्रकार से प्राप्त करती हैं। पहला आंतरिक, जो कि राष्ट्र के लोगों से ही बॉन्ड के माध्यम से लिया जाता है, एवं बाहरी ऋण, जो कि अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया जाता है। नंबर 4, निवेश एवं विनिवेश नीति। नए रोजगार सृजन एवं अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकार राजकोषीय नीति में आने वाले वर्ष के लिए निवेश एवं विनिवेश को बता करके ये स्पष्ट करती है कि इस क्षेत्र में कितना निवेश एवं किस क्षेत्र में विनिवेश किया जाएगा। भारत के संदर्भ में राजकोषीय नीति अपनी व्यापकता एवं प्रभावशीलता के कारण विकास रणनीति के केंद्र में अवश्य है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आइए संक्षिप्त में इन सीमाओं पर एक नज़र डालते हैं। राजकोषीय नीति की सीमाएं। नीति की आवश्यकता, उसके लागू होने तथा उसके प्रभाव में होने में काफ़ी समय लग जाता है। सरकारों के लोक लुभावन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कारण व्यय में वृद्धि होती है, जिससे राजकोषीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजकोषीय नीति से न तो ब्याज दर प्रभावित होती है और न ही उपभोक्ता का व्यवहार, अतः राजकोषीय नीति बहुत सीमित है। राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रूप से सरकार निजी क्षेत्र को दुष्प्रभावित भी कर सकती है। अंततः राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर करता है।